हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज है संडे और संडे के दिन हम डिस्कस करते हैं पूरे सप्ताह भर के करंट अफेयर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स को, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा। और ये करंट अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत एक कैंपेन शुरू किया गया था, स्वच्छ गांव शुद्ध जल बेहतर कल कैंपेन को लॉन्च किया गया। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा है, इस साल भी पूछा और हर साल पूछता ही पूछता है। इसके कुछ ऐसे भी इनिशिएटिव्स होते हैं जो कि काफ़ी पुराने होते हैं, लेकिन वहाँ से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। तो चलिए देखते हैं इस कैंपेन के बारे में। ये लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा। तो आप याद रखेंगे इसको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली। कभी कभी यूपीएससी थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है और पूछता है डिपार्टमेंट के बारे में। जनरली स्टेट पीसीएस तो बस यहीं से निकल जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कौन सा मिनिस्ट्री है, उसके बारे में आपको बताना है। ये जो कैंपेन है जो लॉन्च किया गया था, स्वच्छ गांव शुद्ध जल बेहतर कल, रनिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2024 टू 31 अगस्त 2024 तक। मतलब कि 1 जुलाई 2024 से लेकर 31 अगस्त 2024 तक ये कैंपेन चलने वाला है। चलिए अगले स्लाइड के ऊपर अगर हम चले तो इसका फोकस एरिया क्या क्या रहेगा, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले फोकस करेगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के अंदर में, मतलब रूरल एरिया में तो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और ये जो स्कीम है, ये जो इनिशिएटिव है, वो फोकस करता है रूरल एरिया पे। इसी के साथ साथ इम्प्रूविंग एक्सेस करेगा, एक्सेस को इम्प्रूव करेगा किस मामले में, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के मामले में। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे कि क्लीन वाटर प्रोवाइड कराना, सैनिटेशन मतलब कि साफ सुथरा सफाई का पे फोकस करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। उसके बाद न्यूट्रिशनल प्रोग्राम को एनहेंस किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है माल न्यूट्रिशन का कितना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इंडिया के अंदर में। बहुत से बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। तो इसकी वजह से सबसे पहला इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट फोकस होगा वो रहेगा माल न्यूट्रिशन के ऊपर में, मतलब कि न्यूट्रिशनल प्रोग्राम को एनहेंस किया जाएगा। इसी के साथ साथ हाइजीन एजुकेशन को भी प्रमोट किया जाएगा, मतलब कि लोगों को बताया जाएगा, उनको एडुकेट किया जाएगा, उनको अवेयर किया जाएगा हाइजीन को लेकर। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे चले तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन स्कीम गाइडलाइंस। अब देखिए, ये स्कीम तो काफ़ी पुराना है, हाइड्रोजन मिशन। हम हाइड्रोजन पे बहुत दिन से काम कर रहे हैं। जैसे कि बोला भी जाता है कि हाइड्रोजन जो है भविष्य के ईंधन के तौर पे काम करेगा, मतलब कि फ्यूचर का फ्यूल होगा हाइड्रोजन। ऐसे में एक गाइडलाइंस निकल कर सामने आया है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। उन गाइडलाइंस के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लें, क्योंकि देखो प्रीलिम्स तो आपको निकालना ही निकालना है, इसी के साथ साथ आपको मेंस भी निकालना है। अगर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी आप इसके जो की पॉइंट्स हैं आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक होता है मेंस और प्री में। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गया आजकल के समय में, काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक हो जाता है मेंस, और वहाँ पे आपको सारे की पॉइंट्स रखने होंगे, तभी आप एक सही उत्तर लिख पाएंगे। एक बोलते हैं जिसको 360 अप्रोच के साथ आप अपने आंसर को डील कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए गाइडलाइंस को इशू किया है, फंडिंग टेस्टिंग फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत में, NGHM नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। इस गाइडलाइंस के थोड़ा ओवरव्यू को अगर हम समझें तो सबसे पहले मिनिस्ट्री को समझते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री से क्वेश्चन आता है। तो मिनिस्ट्री कौन है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE इसको बोलते हैं। जुलाई 4 जुलाई 2024 से इसको स्टार्ट किया गया है। ये फोकस करेगा क्रिएटिंग एंड अपग्रेडिंग टेस्टिंग फैसिलिटी को, कंपोनेंट्स टेक्नोलॉजीज कहाँ कहाँ पे फोकस रहेगा इसका, तो उसके कंपोनेंट्स पे रहेगा, टेक्नोलॉजीज पे रहेगा, प्रोसेस पे रहेगा, ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन के ऊपर में। तो देखो, हाइड्रोजन काफ़ी एक ग्रीन फ्यूल के तौर पे काम कर रहा है, ग्रीन एनर्जी के तौर पे काम करेगा। ऐसा बोलते हैं कि जिससे कि अभी जिस एनर्जी के सोर्स को हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ से स्मोक निकलता है, जो कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगा। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं तो हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है, और फ्यूल जब एग्जॉस्ट हो जाएगा तो स्मोक नहीं निकलेगा, वाटर निकलेगा, जो कि इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। चलिए चलते अगले स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे देखेंगे कि स्कीम जो इम्प्लीमेंट होगा वो कौन से फाइनेंशियल ईयर में होगा, तो 2024-25 से लेकर 2026, माफ कीजिएगा 2024 नहीं, इसका फाइनेंशियल ईयर होने जाने वाला है 2025 से लेकर 2026 तक। इसमें लगभग 200 करोड़ रुपए की फंडिंग होगी, बजट दिया गया है, ताकि इस गाइडलाइंस को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। ये जो गाइडलाइंस बनाई गई है इसको धरातल पे उतारा जा सके। इसी के साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी विल एक्ट एज द स्कीम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होगा, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के तौर पे कौन काम करेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, NISE। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, NISE काम करेगा
इम्प्लीमेंटेशन एनर्जी के तौर पे। चलिए अगले टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो वायरस। वायरस देखिए अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, हमेशा रहता है, और जब ये चर्चा में होता है तो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक बन जाता है। तभी हम बात करेंगे हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन की। एक स्टडी में पाया गया है कि हाई इनकम एंड अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में सस्टेन द हाईएस्ट इकोनॉमिक बर्डन फ्रॉम हॉप्स इन्फेक्शन इन 2016। तो 2016 में ऐसा एक स्टडी निकलकर सामने आया कि जो सबसे ज़्यादा कमाने वाले देश हैं, जो सबसे ज़्यादा सुविधा संपन्न देश हैं, उनके जो एक्सपेंसेस है सबसे ज़्यादा इस वायरस को टैकल करने में उनके एक्सपेंसेस जा रहे हैं। अगर मैं हॉप्स सिम्प्लेक्स वायरस के बारे में बात करूं, इसके इसके अगर माइन्यूट डिटेल के बारे में बात करूं, तो एक ग्रुप ऑफ वायरल इन्फेक्शंस है, किसकी वजह से होता है? हॉप्स सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से। तो एक वायरस है हॉप्स सिम्प्लेक्स, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, एक वायरस का नाम है। जनरली इस टर्म को भी समटाइम्स एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है कि बताओ ये जो टर्म है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, इसका संबंध किससे है? तो आपको बताना होगा कि क्या ये नया एआई है, क्या ये कोई एस्ट्रॉयड है जो कि धरती पे आया है, या फिर एस्ट्रॉयड का मतलब एस्ट्रॉयड है, कॉमेट है, या फिर एक वायरस है। ये वायरस कहाँ रिसाइड करता है? विद इन द नर्व सेल एंड अल्टरनेटिव बिटवीन इनएक्टिव एंड एक्टिव स्टेट्स। तो दोनों स्टेट में होता है। जैसे कि आपको पता है कि वायरस को चाहिए एक होस्ट, जब होस्ट नहीं मिलता उसको तो इनएक्टिव होता है, जैसे उसको होस्ट मिल जाता है वो एक्टिव हो जाता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड इनएक्टिव। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो ये ट्रांसमिट होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के जरिए विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और बाई टचिंग कंटेमिनेटेड सरफेसेस। मान लो जो कोविड के टाइम पे था, सिमिलर थिंग यहाँ भी है कि अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो गया है इस वायरस से, अगर वो इस वायरस के संपर्क में आएगा, इस किसी और व्यक्ति के संपर्क में आएगा, तो ये भी इन्फेक्टेड हो जाएगा इस वायरस से। और अगर मान लो ये व्यक्ति इन्फेक्टेड है ऑलरेडी इस वायरस से, अगर ये किसी सीट पे जाके बैठ जाता है, पार्क के किसी बेंच पे बैठ जाता है, किसी करेंसी को एक्सचेंज करता है किसी के साथ, तो वो वायरस के स्ट्रेन इस पे भी आ जाएंगे और ये ट्रांसमिट कर जाएगा दूसरे के साथ, अगर कोई उसी पार्क के बेंच पे कोई और व्यक्ति बैठता है तो। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, लिप्स में, माउथ में बहुत ज़्यादा दर्द, जो भी सेंसिटिव पार्ट है हमारे बॉडी का वहाँ पे बहुत ही पेन हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग इंडियाज एनर्जी इमरजेंसी प्रोविजंस। अब देखिए 50 साल हो गया है 1975 को, आपको पता है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पे उस वक्त पे इमरजेंसी को इम्पोज किया गया था। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो जुलाई 1975 को, 25 जून 1975 को इसको इम्पोज किया गया था। अभी उसके 50 साल पूरे हो गए हैं। लगभग 2 साल तक इसको रखा गया था 1975 एंड 1977। फखरुद्दीन अली अहमद वाज द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ही इशू करते हैं बाय द वे। उस वक्त पे प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद, जिन्होंने साइन किया था इसके नोटिफिकेशन पे, और पहली बार इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पे इमरजेंसी को इम्पोज किया गया था इंडिया के अंदर में। हालांकि पहले उससे इमरजेंसीज लगाई गई थी, लेकिन वो सारी इमरजेंसी एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से लगाया गया था। पहला इमरजेंसी लगाया गया था इंडिया के अंदर में चाइना इंडो वॉर के समय में, उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो हमारा वॉर हुआ था उसमें लगाया गया था, फिर 1971 में पाकिस्तान के फिर से हमारा वॉर हुआ था, उस फखरुद्दीन अली अहमद ने इस इमरजेंसी है उसको इम्पोज किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इमरजेंसी का अगर डिफिनेशन और इसके लीगल फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में 3 तरह के इमरजेंसीज की टाइप को डिस्कस किया गया है। पहला इमरजेंसी जिसको हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, इसको आर्टिकल 352 के तहत इम्पोज किया जाता है। इसमें कौन कौन से कंडीशंस दिए गए हैं सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। जब एक्सटर्नल वॉर हो, एग्रेशन हो, वॉर का कोई हालात हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आर्म्ड रिवेलियन हो, सेना ने विद्रोह कर दिया हो, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं इमरजेंसी को, या तो पूरे देश में लगा सकते हैं या फिर किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे प्रेसिडेंट रूल की या फिर स्टेट इमरजेंसी की, जिसको कि आर्टिकल 356 के जरिए लगाया जाता है। अगर किसी स्टेट में गवर्नमेंट मशीनरी फेल हो जाता है तो वैसे हालात में इस इमरजेंसी को इम्पोज किया जाता है 356 के तहत। इसको राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। फाइनली 360, और हाँ, फर्स्ट जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था पंजाब के अंदर ही लगाया गया था। तो आपको याद रखना है अपने पंजाब पेपर के लिए, पंजाब का जो पीसीएस है उसमें आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट ट्रिविया के तौर पे आपके लिए काम करेगा। अगर मैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करूँ तो उसको आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है। अगर देश में कुछ ऐसे हालात हो जाएं कि सरकार का पूरा पूरा अर्थव्यवस्था ही चरमरा जाए, कोलैप्स कर जाए, वैसे हालात में फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्पोज किया जाता है, जो कि आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है।
तो अभी तक देश में कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाया गया। आप इस ट्रिविया को भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से आपको स्टेटमेंट बना दिया जाता है। एक क्वांटम डॉट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है क्वांटम डॉट के बारे में, तो आप ध्यान रखेंगे इसको भी। साइंटिस्ट फ्रॉम द सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, कहाँ है भाई? ये बेंगलुरु में है। इन्होंने डेवलप किया है एक इम्प्रूव्ड मेथड फॉर प्रोडक्टिंग लाइट इमिटिंग डायोड, जिसको कि हम एलईडी बोलते हैं, यूजिंग पेरोवेस्काइट क्वांटम डॉट PQDS। तो इस डॉट को इन्वेंट किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, जो कि इस इंस्टीट्यूट से है, नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, जो कि बेंगलुरु में है। ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। ये मतलब वन लाइनर में भी आपको याद रखना है कि इस समिट कहाँ हुआ था, इसका थीम क्या था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसमें कौन कौन से रेजोल्यूशन पास हुए, ये भी आपको लोगों को जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। आईटी मिनिस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया था और ये कब से कब तक चला था? 3 जुलाई से लेकर 4 जुलाई 2024 के बीच। कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर में समिट है। समिट जो है बताता है गवर्नमेंट के ऑफ इंडिया के, जो भारत की जो सरकार है, वो अनवेवरिंग कमिटमेंट टू द रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉयमेंट एंड एडोप्टेशन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि एआई का किस तरीके से हम सही और समुचित प्रयोग करेंगे बिना किसी को क्षति पहुंचाते हुए, इसके बारे में बात की गई है। की ऑब्जेक्टिव क्या है इस एआई समिट का? तो की ऑब्जेक्टिव की अगर मैं आपसे बात करूं तो वही बात करी गई है कि हम साइंस में, इंडस्ट्री में, सिविल सोसाइटी में, गवर्नमेंट में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में और एकेडमिया में इसको क्या करेंगे, हम इसके एआई एक्सपर्ट्स को लाएंगे, उनसे बात करेंगे और जीवन के हर क्षेत्र में पता करेंगे कि आखिर कहाँ कहाँ पे एआई की ज़रूरत पड़ने वाली है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका? कोलैबोरेट करना, शेयर करना इनसाइट ऑन की एआईज इशूज़। जो भी की एआईज इशूज़ है ना, उसको हम क्या करेंगे, उसको टारगेट करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको एड्रेस करेंगे और उसको आंसर करेंगे सोसाइटी के सामने। तो ये पूरे सप्ताह भर का करेंट अफेयर्स था, जिसको कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया। आज के लेक्चर में फिलहाल लेता ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।